नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। ये शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के हमारे प्राइम टॉपिक्स होंगे कि आसिम मुनीर ने हमें न्यूक्लियर थ्रेट दिया है। मतलब ये फील्ड मार्शल पाकिस्तानी आर्मी के जो हैं वो हमें न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं, तो देखेंगे इसके क्या इम्प्लीकेशन होने वाले हैं। देन देर इज दिस बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट कि आप जो है बॉम्बे में पिजन्स को फीड नहीं कर सकते। और सेम जो है कल एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है ऑन डॉग्स। क्लियर, जो डॉग्स स्ट्रे डॉग्स हैं कि क्या उनका सोल्यूशन करना है, वो बात यहाँ पे की गई है। देन वुमेन इन कॉम्बैट रोल, तो क्या हमें वुमेन को कॉम्बैट रोल में अलाउ करना चाहिए, दैट्स अ डिबेट। ओके, तो हम इस डिबेट को करेंगे। फिर प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशन में क्या इश्यूज आ रहे हैं, इंडिया का क्या स्टैंड है, वो पॉइंट हमें जानना है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है डॉरी लॉ को लेके। सो किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होगा, वी विल बी लुकिंग इनटू दिस। एंड देन सिविक एंगेजमेंट क्यों जरूरी है हेल्थ गवर्नेंस के अंदर। मतलब आपको यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन लेके आना पड़ेगा। जब तक पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करेगी, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे हेल्थ सेक्टर के अंदर, पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर, सरकारी जो होता है उसके अंदर इंप्रूवमेंट के चांसेस कम है। और फिर यूएस क्रिटिक ऑफ इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड जो है वो बिल्कुल बेसलेस है। और बात ऐसी है, देखो सारे यूरोपियंस जो हैं वो रशिया से तेल ले रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है कि इंडिया जो यहाँ से ऑयल ले रहा है उसको तो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन यूरोप जो वहां से गैस ले रहा है उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। सो ऑल दिस इज हैपनिंग हेयर। तो सब जो है बकवास चीज चलती है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं फ्रंट पेज पे। तो न्यूक्लियर थ्रेट इन पाकिस्तान, मतलब ये जो है सबसे बड़ी चीज है। और इंडिया ने बोला कि आप देख लो कैसे आप कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये यूएस में उन्होंने बोला यहाँ पे जाके कि भाई वो आधे दुनिया को साथ ले जाएंगे, है ना। पाकिस्तानी जो मिलिट्री जनरल हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कभी ऐसा हुआ तो पाकिस्तान जो है आधी दुनिया को साथ ले जाएगा। मतलब ब्लास्ट करने की बात आएगी तो वो जो है किसी को भी नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट दैट थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर। अब यहाँ पे जो हमें डिटेल में समझना होगा, देखो हम इसको दो तीन एस्पेक्ट्स में लेके चलेंगे। फर्स्ट इज दिस, ये न्यूक्लियर थ्रेट हम ऑलरेडी समझते हैं। और आप देख सकते हैं कि ऑप सिंदूर के दौरान हमने जो है इसको, इस न्यूक्लियर बोगी को एक्सपोज कर दिया था पाकिस्तान की, ठीक है। कि ये हमेशा न्यूक्लियर ब्लैकमेल पाकिस्तान करता था। और हमें जो है हमने इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से जो है एक्सपोज कर दिया था। और फ्यूचर के अंदर एक तरीके से डेटरेंस की तरह काम करेगा। अकल आ गई होगी तो फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, तो टेररिज्म से वो बाज नहीं आएगा। मे बी इस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है इसका मतलब क्या है कि इन सम डेज वी मे सी सम टेरर अटैक, ठीक। कोई टेरर अटैक अभी हमारे यहाँ पे हो सकता है, प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। और रीजन इज दिस, वेन एवर ही स्पीक्स कुछ ना कुछ जो है बेकार काम करते ही हैं ये। और हमें जरूर कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन अब जब ये मेंस 2020 का आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमें जो है थ्रेट अब सिर्फ एक तरफ से नहीं है। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट कमिंग फ्रॉम म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बॉर्डर। अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर को अलग करके नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज बांग्लादेश के अंदर भी रेडिकलिज्म काफी जो है वो इंक्रीज हुआ है। और वहाँ की जो पार्टी है उसका काफी हद तक एंटी इंडिया स्टांस उन्होंने मेंटेन करके रखा है। पिछले कुछ दिनों से चुप हैं, कोई ऐसा बड़ी स्टेटमेंट नहीं आ रही, बट दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के अंदर अपनी एक्टिविटी को बढ़ा सकता है। और जमात जो है जमात इस्लामी, तो ये बांग्लादेश के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एट प्रेजेंट। तो वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत अच्छे से हमें अपना बॉर्डर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आज की डेट में तो ये नेसेसिटी है। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर हाईलाइटेड। क्लियर। अब इसके अंदर आप ये क्वेश्चन देखो कि विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहली चीज ये है कि इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ओके, ठीक है। इट इज प्रोपेल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, ठीक है। ये देखो ओनली जहां पे आ जाए वहां तो वैसे ही आपको एकदम से सचेत हो जाना चाहिए। और फिर थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड अबाउट 7500 किलोमीटर्स अवे। तो देखो ये 7500 किलोमीटर्स की जो रेंज होती है ये बेसिकली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक बोलते हैं उसे। तो वो हमने अग्नि 5 बनाई है, अग्नि 4 नहीं है उतनी कैपेसिटी वाली, ठीक है।
तो एक तो ये थोड़ा लॉजिकल अगर आप चलोगे तो आपको इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हो। सो पहली चीज आप डिस्कस करते हैं कि भाई ये फोर्थ है अग्नि सीरीज के अंदर, एंड डीआरडीओ ने इसे जो है डेवलप किया है, बढ़िया टेक्नोलॉजी है, लाइट वेट है, टू स्टेज ऑफ सॉलिड प्रोपल्शन। ठीक, ये देखो लिक्विड प्रोपल्शन बोला, टू स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन है, इसीलिए ये गलत हो जाता है। एंड देन देर इज दिस पॉइंट ऑफ 3500 टू 4000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ठीक है, तो ये 7500 किलोमीटर वाले पॉइंट जो है ये गलत है। नाउ कंसिडरिंग दिस, ओनली वन इज द राइट आंसर। ठीक है, वही इसका सही आंसर होगा। एंड 1 टन के अराउंड ये न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकती है, बहुत जबरदस्त मिसाइल है। ठीक है, तो यू हैव टू नो दीज थिंग्स। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। देखो उस जजमेंट पे तो हम बाद में आएंगे, पहले आप इधर चीज देख लीजिए। देखो, इसराइल किल्स अल जजीरा कोरस्पॉन्डेंट इन गाजा। मुझे ना इस तरीके की हेडलाइन से प्रॉब्लम है। देखो, इसराइल ने कोई जानबूझ के टारगेट किया है क्या? ये तो प्रोफेशनल हजार्ड है। ठीक है, ये होगा ही होगा, आप मत जाओ ना वहां पे। अगर आप वहां पे जा रहे हो तो आपको समझना है कि ये प्रोफेशनल हजार्ड तो होगा, इट्स अ वॉर गोइंग ऑन, और दिस इज हाउ इट इज। दूसरा ये हो सकता है कि इसराइल ने क्या पता जान करके टारगेट किया हो। रीजन बीइंग, जो अल जजीरा है वो काफी चीजें एक्सपोज कर रहा है कि पैलेस्टीन में क्या चल रही हैं, उन चीजों को एक्सपोज कर रहा है, तो उस चक्कर में जरूर जो है इसराइल ने शायद कुछ जानबूझ के भी किया हो सकता है, तो वन कैन नॉट रूल दैट आउट। ओके, दिस इज हाउ डर्टी गेम इज प्लेड। अब आप यहाँ पे देखिए, स्ट्रे दिल्ली के स्ट्रे डॉग्स जो है उनको पकड़ा जाएगा और कभी रिलीज नहीं किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। रीजन बिंग क्या है? देखो, डॉग बाइट के केसेस काफी इंक्रीज हुए, प्लस रेबीज के केसेस काफी इंक्रीज हुए, है ना? तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर देयर। अब पॉइंट इज दिस, इन कुत्तों को शेल्टर में रखोगे आप, मेरा सवाल ये है कि कहाँ से लाओगे इतनी ज़मीन? ओके, द नंबर इज़ क्वाइट बिग, डॉग्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, एंड उनकी पॉपुलेशन को मैनेज करना इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, इतना आसान ये नहीं होगा। ओके, बट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखिए, इसकी बजाय एनजीओज के साथ मिलके अडॉप्शन जैसी चीज़ जो है वो आप ज़्यादा कराओ, प्लस रियल सॉल्यूशन तो ये होता स्टरलाइजेशन। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे यहाँ पे स्टरलाइजेशन में बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत किस तरीके की? करप्शन है। ठीक है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्टरलाइजेशन का काम करती हैं वो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन अपना काम नहीं करते हैं, रियलिटी यही है। सो दिस इज हाउ इट इज, बट ठीक है, ह्यूमन लाइफ इज मोर प्रीशियस और उसको बचाने के लिए ये करना ज़रूरी है। और ठीक है, मतलब मेरा ये मानना है कि भाई उनको जो है अलग से आप स्पेस ज़रूर अवेलेबल कराओ, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि बिल्कुल अनहाइजीनिक कंडीशन के अंदर डॉग्स रहने लग जाएं। क्योंकि अगर आप इतने सारे एरिया के अंदर एक साथ इतने सारे डॉग्स रख दोगे तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होगा? एक अगर बीमारी फैल गई ना, तो वो पूरी की पूरी उस शेल्टर की डॉग पॉपुलेशन को ख़त्म कर देगी। तो डॉग्स की बीमारियां इस तरीके की होती हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक प्ली आई कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिजन फीडिंग को बैन कर दिया है। ठीक है, मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखो, ये डिबेट हमारे यहाँ पे चल रही है। तो पिजन्स जो हैं दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज, यू कैन से, प्रॉब्लम हियर, उसको भी दिक्कत मान रहे हैं सब लोग। पब्लिक हेल्थ रिस्क है इसके अंदर, डिजीज स्प्रेड करते हैं, ड्रॉपिंग्स हार्बर हार्मफुल फंगल इन्फेक्शंस। ठीक है, बैक्टीरिया और एलर्जेंस होते हैं उसके अंदर, रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं। ठीक है, और एक्यूमुलेट होती है ये जो इनकी पूरी की पूरी इनकी जो आप बोल सकते हो कि इनकी बीट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, और अस्थमा और लंग डिजीज जैसी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज ऑफ फेदर्स। अब अर्बन न्यूसेंस है ये बहुत बड़ी, प्रॉपर्टी डैमेज होता है यहाँ पे, है ना? आपके ड्रेन्स जो हैं वो क्लोग हो जाते हैं, बिल्डिंग्स को नुकसान होता है, और बहुत काफ़ी जो है खतरनाक चीज़ है यहाँ पे, मतलब ट्रैफिक के अंदर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कभी कभी। तो दीज आर द इश्यूज दैट आर देयर। अब इसको ध्यान में रखते हुए पिजन्स की जो फीडिंग है उसको जो है बैन कर दिया गया था। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पे एक कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी, वो बेसिकली इन पिजन्स को फीड करती है, उनका रिलीजियस रिचुअल है ये। ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, कि देर इज अ डेजिग्नेटेड प्लेस। ऐसा नहीं है कि रैंडमली सब जगह जो कर रहे हैं, डेजिग्नेटेड प्लेस है वहां पे वो पिजन्स को फीड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इंडिया में ऐसी नहीं है प्रॉब्लम, ये लंदन वगैरह में भी इस चीज को बैन किया गया है या फाइन लगाए गए हैं। तो दूसरा ये है कि सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कि आप पुअर एरियाज को क्यों टारगेट कर रहे हो और लग्जरी बिल्डिंग्स को क्यों बेसिकली इग्नोर कर रहे हो, है ना?
कि गरीब लोग जो है वो कबूतर खाना एक चौराहे की तरह है, वहां पे आके लोग दाना डालते हैं, और मतलब बड़ी बिल्डिंग्स वाले लोग जो है वो आराम से अपने यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कबूतर को आप रीलोकेट नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ कंट्रोल्ड फीडिंग जोन्स जो है वही बना सकते हो। प्रेजेंटली चीजें ऐसी हैं, कबूतरों की पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो गई है। ओके, दूसरी चीज, क्या ये बैन कर देने से पिजन्स का नंबर कंट्रोल होगा? नहीं होगा। लेकिन एक डाटा यहाँ पे जरूर कहता है, लंदन की वो केस स्टडी है, उसको भी देखेंगे यहाँ पे। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे है क्या कि कंफ्लिक्ट विद राइट्स, अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें जो है राइट टू लाइफ, डज फीडिंग बर्ड्स फॉल अंडर पर्सनल लिबर्टी? दैट इज वन पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन इज रिलीजियस फ्रीडम, कैन रिचुअल्स बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर पब्लिक हेल्थ? वो तो रिस्ट्रिक्ट कर ही सकते हैं पब्लिक हेल्थ के चक्कर में। फिर एनिमल वेलफेयर लॉज की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स जो है, ये कानून है जो कहता है कि ह्यूमेन ट्रीटमेंट हमें करना है। और अब ये जो जजमेंट है वो कहीं ना कहीं इस चीज को वायलेट कर रहा है, एंड नाउ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट टेकिंग अप दिस प्ली। तो इस पूरे मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अब जो है पूरी प्ली भी नहीं ले रहा, उसको डिस्कस भी नहीं कर रहा। सो ये दिक्कत कहीं ना कहीं चल रही है। अब ये मुझे पता नहीं कि इसको हम डील कैसे करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग पॉइंट। ओके, सो अभी तक देखो इम्प्लीमेंट करने में भी दिक्कत है यहाँ पे तो। अच्छा, अब बात करते हैं वुमेन इन कॉम्बैट रोल पे। देखो सबसे पहली चीज, देख फिजिकल डिफरेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। तो इस चीज को आप ना अंडरमाइन नहीं कर सकते। उस वजह से जो हमारे मसल एक्टिविटी है उसका बायोकेमिकल पूरा सिस्टम डिफरेंट होता है, मेल और फीमेल का। बोन डेंसिटी में डिफरेंस आता है, ठीक है, एरोबिक कैपेसिटी, सांस लेना, भागना, उन चीजों के अंदर जो है वो डिफरेंस आता है। एंड देन हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ती है। अब मान लीजिए कॉम्बैट रोल में डिमांड कर रहे हैं, और मैं आपको स्पेशल फोर्सेस का एक वो बता रहा हूँ, तो 40 किलोग्राम, 4 केजीज, 40 केजीज वो उठा के उनके लॉन्ग मार्चेस करने पड़ते हैं। तो क्या वुमेन की बॉडी इतना सस्टेन कर जाएगी? दैट इज समथिंग वन हैज टू आस्क फॉर। और इंजरी का रिस्क है ना, जॉइंट इंजरी ज्यादा हो सकती है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, और मस्क्यूलोस्केलेटल इश्यूज आप आ सकते हैं। तो वुमेन की बॉडी डिफरेंट है, इट इज नॉट रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ फिजिकल हार्डशिप। ओके, और मिलिट्री इक्विपमेंट डिजाइन की बात करें तो उसकी फिटिंग का इशू है कि क्या जो मिलिट्री अभी अभी हम यूज कर रहे हैं वो बेसिकली मेल बॉडी के लिए बना है, क्लियर? तो क्या वो वुमेन के ऊपर जब हम उस इक्विपमेंट को डालेंगे तो वो पुअरली फिट होगा? उस चीज को यहाँ पे देखा गया है। ठीक, वुमेन स्पेसिफिक जो गियर वगैरह है वो भी अवेलेबल नहीं है, कभी किसी ने सोचा नहीं ना इतने बड़े स्केल पे। मेंटल रेजिलियंस का भी पॉइंट है, तो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो वुमेन को ज्यादा होता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आने के पूरा पूरा डर है ना। यू मूव अवे फ्रॉम योर फैमिली, इतने इतने आपको डेज तक जो है अपनी फैमिली से दूर रहना है। और प्रिजनर ऑफ वॉर बनने का रिस्क है, जिसके अंदर सेक्सुअल वायलेंस, टॉर्चर, ये सारी चीजें हैं। देर आर मैनी इंस्टेंसेस, गल्फ वॉर में बहुत से ऐसे केसेस हुए थे। प्लस जेंडर बायस और डिस्क्रिमिनेशन का भी पॉइंट है। देखिए हमारे यहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और पॉइंट ये है कि जो सोल्जर्स आ रहे हैं वो इसी सोसाइटी से आ रहे हैं, ठीक। तो दिक्कत ये नहीं है, तो व्हेन योर सोल्जर्स आर कमिंग फ्रॉम दिस सोसाइटी, विल दे एक्सेप्ट, है ना, सवाल यही है ना, विल दे एक्सेप्ट फीमेल एज देयर लीड? ओके, तो ये एक सवाल है जिसको हमें देखना होगा, क्लियर? तो राइट नाउ व्हाट आर द थिंग, यूएस मिलिट्री का एग्जांपल है, 25% ऑफ वुमेन रिपोर्टेड सेक्सुअल हरासमेंट। इंडियन आर्मी की बात करें, ओवर 30 कंप्लेंट्स ऑफ जेंडर बायस एंड हरासमेंट दैट इज एग्जिस्टिंग। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। ओके, सो वन हैज टू सी किस तरीके से किया जाता है ना। तो अभी तो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ गए हैं, ऑलरेडी हम लोग एक चीज प्लान कर रहे हैं, सेपरेट ड्रोन्स के लिए एक रेजिमेंट बनाने का प्लान चल रहा है अभी। तो अगर वो चीज देखें तो वहां पे फीमेल जो है वो अकोमोडेट हो सकती हैं। तो वन हैज टू, यू कैन से, लुक इनटू दिस पॉसिबिलिटी कि आप उनका रोल लेके आइए इन दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये चीज किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि भाई मतलब रेजिस्टेंस है, सम मेल सोल्जर्स दे ओपोज इंटीग्रेशन फियरिंग डिसरप्शन ऑफ टीम डायनामिक्स, है ना। और रोमांटिक डिसिप्लिन, रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो शुरू हो सकता है, जिससे
डिसिप्लिनरी इश्यूज आ सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। प्लस सैनिटेशन, नाउ फीमेल रिक्वायरमेंट सैनिटेशन की थोड़ी डिफरेंट होती है, और फोर्सेस का काम काफी रफ एंड टफ होता है। प्लस आप फिजिकल बेंचमार्क्स को रिड्यूस नहीं कर सकते हो फीमेल को अकोमोडेट करने के लिए। जो चीज रिक्वायर्ड है वो चीज रिक्वायर्ड है। एलीट फोर्सेस, अगर वहां पे फीमेल में कैपेबिलिटी है तो वो उनके जो भी फिजिकल जो बेंचमार्क्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगी। इफ दे आर एबल टू डू दिस, सोल्जर इज अ सोल्जर, जेंडर का उसमें कोई इतना एस्पेक्ट नहीं है। क्लियर? तो वन कैन थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक, इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशन के ऊपर। तो टू ब्लॉक्स में बेसिकली डिफरेंस है। ये टू ब्लॉक्स किस कौन से हैं आपको सिंपल सी चीज समझ में आनी चाहिए। वन इज डेवलप्ड एंड अदर इज डेवलपिंग ब्लॉक। ओके, क्यों है डेवलप्ड? बेसिकली दे आर द प्रोड्यूसर्स। तो वो अच्छे से जो है सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब पास्ट में वो किसी टाइम पे लीडर रहे हैं, अब उनको जरूरत नहीं है उतने प्लास्टिक की। एंड दे विल ऑल्सो हैव होल्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो न्यू ऑल्टरनेटिव पे भी इनका होल्ड है, इन्होंने पहले ही बना लिए होते हैं। पुराने वाले को बैन करते हैं एंड दे सी दिस एज अपॉर्चुनिटी, कि पुरानी चीज को बैन कर देंगे तो हमें बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा, है ना, हमारे पास तो है, हमारी कंपनीज ने बना लिया ऐसा। तो ये चीज चल रही है। अभी देखो क्या चल रहा है। इंडस्ट्री लोकेशन में मेजर शिफ्ट आया सिंस 2022। द प्लास्टिक एंड पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मूव फ्रॉम यूरोप टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो उन्होंने अपने यहाँ पे इसको बंद कर लिया। उनकी इकोनॉमीज जो है वो इवॉल्व हो चुकी हैं, अब उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंडस्ट्री वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो इंडस्ट्री अब एग्जिस्ट ही जो है हमारे यहाँ कर रही है, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ, यू कैन से, हेडेक फॉर अस, हमारे लिए दिक्कत है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ओके, और मेजर प्लेयर्स की बात करें, यूएस लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी पॉलीमर्स, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, स्टायरीन। और यूरोप जो है इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर भी है। और बेसिकली अफ्रीका, साउथ अमेरिका मिनिमम ट्रेड वॉल्यूम्स होते हैं इनके। फंसा एशिया और खासकर हम। अब देखो यहाँ पे बातचीत चल रही है जिसके अंदर हाई एम्बिशन कोalition बनाया है इन्होंने, नॉर्वे, रवांडा, तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। वो बात कर रहे हैं कि हमें प्लास्टिक के प्रोडक्शन पे कट्स लगाना चाहिए और कैप लगाना चाहिए कि आप इतना ही प्लास्टिक जो है प्रोड्यूस करेंगे। देन ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, चाइना, क्यूबा, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आप वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करो ना, वेस्टेज को रिड्यूस करो, आप इस पे कट्स क्यों लगा रहे हो? तो दे आर अपोजिंग इट। ओके, इंडिया की पोजीशन क्या है कि हम भी इन्हीं को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी प्लास्टिक का प्रोडक्शन होता है और हमारे यहाँ पे पॉलीमर्स को अभी भी उसका यूज काफी है, और वो नीड्स अभी इंक्रीज होंगे हमारे। तो हम उस सप्लाई को कंस्ट्रेंट नहीं कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा था ऑल्टरनेटिव क्या होगा। तो जब तक हमें ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता है, व्हाई शुड वी कीप ऑन, यू कैन से, एम्फेसाइजिंग ऑन कटिंग द प्लास्टिक्स। हम क्यों उनके प्रोडक्शन को जो है कट करेंगे? पहले ऑल्टरनेटिव प्लान करो, उसके बाद इस चीज पे जाओ। दैट इज व्हाट द सेंस इज। ओके, तो ये सारी चीज चलती है। अब पॉइंट ये है, इकोनॉमिकल एनालिसिस, आप इस चीज को देखिए कि वीक बिजनेस केस फॉर रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम बेस्ड पॉलीमर्स। तो देर आर एक्सपर्ट्स, इन्होंने हाईलाइट किया कि इंडस्ट्री मार्जिन जो है वो श्रिंक हो रहे हैं, और प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बेसिकली अगर ऐसे में बढ़ा दी जाती हैं तो ये इंडस्ट्री कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मार्जिन ही बहुत कम होता है, प्रॉफिट ही नहीं होता, तो उस केस के ऊपर अगर आप इस तरीके का कंप्लायंस बर्डन डाल दोगे तो एग्जिस्टेंस जो है वो बिल्कुल मतलब ना के बराबर हो जाएगा। वो इंडस्ट्री ही जो है सरवाइव नहीं कर पाएगी। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वन हैज टू लुक इनटू। क्लियर? तो ये बड़ी चीजें हैं यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, डॉवरी लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। तो सुप्रीम कोर्ट रीसेंट जजमेंट इफेक्टिवली एंडोर्सेस द सस्पेंशन ऑफ अरेस्ट एंड कोअर्सिव एक्शन अंडर सेक्शन 498A। तो पहले क्या होता था, पूरे परिवार को और जो हस्बैंड जो है जिसके ऊपर भी डॉरी का एलिगेशन लगता था, उनको उठा के जेल में डाल देते थे, और ये हरासमेंट होता था एक तरीके से। अब उस चीज के ऊपर जो है यहाँ पे थोड़ी रोक लगाई गई है, एंड इट्स अ गुड थिंग। ओके, कि आप समझिए कि ये तो कई केसेस में तो हरासमेंट हो जाता है ये, है ना, तो इसीलिए जो है इसको कर्टेल करना तो था, तो वो जरूरी था, एंड दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज डन दैट। बट पॉइंट ये है कि भाई देखो, कई ऐसे जेन्युइन केसेस होते हैं जिसके अंदर आपको मतलब जेल में डालना होता है, लेकिन उस केस के अंदर
किस तरीके से अब आप सेफ्टी सिक्योरिटी अश्योर करोगे, दैट इज समथिंग वन हैज टू आस्क फॉर। ठीक है, वो है यहाँ पे मेजर खेल। तो अभी इसके अंदर क्या चल रहा है, इम्पैक्ट ऑन वुमेन एंड जस्टिस की बात करें तो वल्नरेबिलिटी ऑफ विक्टिम्स, सबसे बड़ी तो यही चीज है कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो जो भी वल्नरेबल ग्रुप, मतलब वुमेन ही है ज्यादातर, तो उस केस के अंदर अगर आप इस तरीके से किसी को बाहर कर देते हो तो वो जस्टिस जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, और आप पुलिस एक्शन को लिमिट कर रहे हो, जिस वजह से जो कंप्लेंट कर रहा है उसके लिए डिसइंसेंटिव है। ठीक है, वो मतलब जिसने डाउरी के लिए प्रेशराइज किया है जिस फैमिली ने, वो सभी के सभी अभी बाहर घूमेंगे आराम से, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो दूसरी चीज जो है, अंडरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, द ऑर्डर कॉन्ट्राडिक्ट्स आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस। तो ये जेल में डालने का सिस्टम इसलिए था कि पति जो है अपनी पत्नी को मारे ना उसके बाद। कई बार ऐसे होता था कि परिवार जो है वो प्रताड़ना बंद नहीं करता था, बेसिकली दे कीप ऑन, आप मान सकते हैं कि वो जो है टॉर्चर बिल्कुल कंटिन्यू करते थे। दूसरा ये है कि भाई मिस यूज और लॉ कन्विक्शन रेट के ऊपर जो है ये बात जो की जा रही है, फ्लॉड फोकस है। तो लॉ मिस यूज एक्विजिशन आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस कानून को बंद कर देंगे, क्योंकि कोई तो होगा जो इसका बेनिफिट उठा रहा था, किसी को तो ट्रू सेंस में जस्टिस की जरूरत थी, वो चीज इंपैक्ट हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि 1.34 लाख केसेस हैं और कन्विक्शन रेट इज 18%, विच इज रीजनेबली मतलब हाई रही। बाकी अगर केसेस अगर आप देखोगे उनके मुकाबले अगर 18% का जो है यहाँ पे कन्विक्शन रेट है तो इट इज स्टिल यू कैन से फाइन। तो अभी क्या है कि ये लो कन्विक्शन रेट डज नॉट इम्प्लाई वाइड स्प्रेड फ्रॉड और मिसयूज। ठीक है, तो ये बात समझनी है आपको। अच्छा, अब सिस्टमिक चैलेंजेस इसके अंदर क्या है, इन्वेस्टिगेशन काफ़ी डिफिकल्ट होती है ऐसे में, सोशल बायसेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, फैमिली विटनेस जो है वो यहाँ पे नहीं मिलता है ना, जिसके अंदर से आपके ट्रायल को इम्पैक्ट होता है। तो ये डिफरेंट चैलेंजेस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। देन सिलेक्टिव एप्लीकेशन की भी प्रॉब्लम है। द कोर्ट्स मूव टू सस्पेंड द लॉ सेट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट। भाई किसी केस में तो जो है जेल में जाना पड़ेगा, किसी केस में जेल में जो है छूट जाएंगे वो। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। देखो पॉइंट ये है कि भाई आपको सोच समझ के इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब बात करते हैं कि हमें जो है हेल्थ गवर्नेंस में पब्लिक पार्टिसिपेशन क्यों चाहिए। तो तमिलनाडु की एक स्कीम है दैट इज मकलाई थेडी मुरुथुवम एंड गृह आरोग्य। सो बेसिकली आपको जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, स्पेशली फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ऐसे में सिटीजन पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है हेल्थ गवर्नेंस को देखते हुए। सिटीजन का यहाँ पे क्या रोल है कि देखिए, सिविल सोसाइटी होगी, प्रोफेशनल बॉडीज होंगे, तो वो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाएंगे, है ना, कि यहाँ पे कोई अगर सर्विसेज ठीक तरीके से नहीं दी जा रही है तो वो अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे ला सकती है। और अभी क्या है कि एलीट डोमिनेंस होता है, करप्शन होता है। एलीट डोमिनेंस इन द सेंस, जो एलीट्स होते हैं उनके तो कनेक्शंस होते हैं, वो सीधा जाके अपना इलाज करवा लेते हैं, है ना, और आम जनता जो है वो लाइनों में लगी रहती है, तो वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल बच पाएगी। ये चीज़ फायदेमंद है इसका। तो दिस इज समथिंग दे आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अब जैसे इसका एग्जांपल है पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए, रोगी कल्याण समिति बनी हुई है, अर्बन एरियाज में महिला आरोग्य समितिज बनी हुई है, वार्ड कमेटीज भी बनती हैं। सो ये पॉइंट्स आप याद रख लेना आप। देन कल्चरल एंड पॉलिसी बैरियर्स जो हैं उन चीज़ों को भी आप एड्रेस कर पाओगे। तो अभी क्या है कि प्रोग्राम मैट्रिक्स फोकसेस ऑन टारगेट अचीवमेंट, नॉट ऑन ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंसेस एंड कम्युनिटी वॉइसेस। जब आप पब्लिक पार्टिसिपेशन करोगे तो पब्लिक वॉइसेस को भी सुना जाएगा। ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पे। Then institutional and professional barriers that are existing, तो dominance of medical professionals trained mainly in biomedical models. Okay, तो लीडरशिप जब हम उसके अंदर पब्लिक को लेके आएंगे, आपको वहाँ पे हेल्थ एक्सपर्टीज उस एरिया में जो है आप डेवलप कर पाओगे, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आप एड्रेस कर पाओगे। सो दैट इज समथिंग दे आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर। सबसे जरूरी क्या है कि आपको ना माइंडसेट चेंज करना है। तो जब पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा, पब्लिक खुद अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा कंसर्न रहेगी, एंड दैट इज द की पॉइंट। और वो मेक श्योर करेंगी जो मेडिकल सर्विसेज दी जा रही हैं वो ठीक तरीके से दी जा रही हैं, पब्लिक अवेयरनेस भी इससे होगा। सो दिस वाज द हाईलाइट हियर। अब बात करते हैं, यूएस ने क्रिटिसाइज किया है कि इंडिया रशिया से जो तेल ले रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यूएस ने 25% हम पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, एडिशनल लगाया, बिकॉज हम रशिया से तेल ले रहे हैं।
इंडिया ने अभी तक कोई रिटेलिएशन अनाउंस नहीं किया है ना, बट हमने क्रिटिसाइज जरूर किया है ये सारी चीज को। तो अभी आपको एक चीज समझनी है, एक डाटा है जो काफी मतलब चीजें हाईलाइट करता है कि देखिए ये ट्रेड डेफिसिट हमारा और वाइडन हो जाएगा बट 0.56% टू जीडीपी, और हमें नुकसान होगा यहाँ पे। और करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करोगे तो उसके अंदर तकरीबन 0.6 टू अप्रोक्सीमेटली 1.5%, 1.0 सॉरी 1.15% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है। रशिया से जो हम तेल ले रहे हैं वो हमने डबल कर दिया था सिंस 2022, और 40% हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हम रशिया से पूरी कर रहे हैं। हमारे अलावा यूरोपियन यूनियन, चाइना, वो भी रशिया से गैस एंड ऑयल ले रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी है। तो वाई सिलेक्टिवली इंडिया को टारगेट क्यों किया गया? ठीक, तो ये पॉइंट समझिए आप कि देखिए यहाँ पे रशिया के ऊपर डालना है प्रेशर, है ना। चाइना को कुछ कर नहीं सकते क्योंकि चाइना से क्रिटिकल मिनरल्स ये जो है यूएस के अंदर पहुंचते हैं। चाइना ने बैन लगा दिया था ना क्रिटिकल मिनरल्स पे, एक्सपोर्ट पे। तो वो चीज़ दोबारा ना हो जाए इसलिए यूएस को ये डर है, इसलिए चाइना को वो प्रेशराइज नहीं कर रहा। बचा इंडिया, इंडिया को प्रेशराइज करके वो सबको, पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं, एंड दिस इज व्हाई ही इज डूइंग दिस, ओके। इसीलिए चल रहा है। तो ये सब है। दूसरा, आप यूरोपियन यूनियन को देखो, वो बेसिकली रशिया से ही तेल ले रहे हैं, और 212 बिलियन यूरो इतने का राउंड जो है वो रशिया से फॉसिल और गैस वगैरह वो लेते हैं। तो आप उनको नहीं रोक रहे हो, इंडिया को रोक रहे हो। सो दैट हैज बीन द की पॉइंट हियर, क्लियर। सो इसीलिए डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने यहाँ पे एक्सपोज किए हैं। So majorly this is what we have for today's session, and that's it for the day then. Thank you very much.